हेलो एंड वेलकम टू गाइस मनी मार्केट विद नितिन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सामने जो स्क्रीनर डॉट इन पे HDFC बैंक है, इसके और कंपैरिजन में ICICI, एक्सिस और कोटक, एक चार बैंक का पूरा एक रिजल्ट सा कंपैरिजन करेंगे। लास्ट तीन वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक, जिसमें हमने देखा था कि बैंक का NPA क्या होता है, उसके मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट टू फंड, ग्रॉस एडवांसेस, टोटल डिपॉजिट्स। टोटल हमने 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे। तो आज वही टर्म्स का यूज करके हम इंडिया के जो टॉप 4 बैंक्स है, तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते वीडियो की। तो ये अभी स्क्रीनर डॉट इन पे आपको एक्सिस HDFC बैंक के रिजल्ट दिख रहे हैं। उसका लगभग मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ रुपीज। अब तो हम नीचे आएंगे तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये क्वार्टर में, तो जून क्वार्टर में उसका रिजल्ट आया, जो उसमें आप देखेंगे तो रिवेन्यू जब लगभग है उसका 77,000 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू आ गया। उसके कंपैरिजन में लास्ट क्वार्टर में, उसका मार्च क्वार्टर में 77,000, मतलब दोनों क्वार्टर में लगभग 10 करोड़ का ही डिफरेंस है। लेकिन आप नीचे देखेंगे उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में बहुत सारा डिफरेंस है, यानी कि आप मान के चलिए 10 to 11,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। तो ये क्यों डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने इसके बाद अदर इनकम में थोड़ा अदर इनकम बढ़ा के प्रॉफिट उसको ये क्वार्टर में, मतलब अभी जून क्वार्टर में जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया। तो इसका क्या पर्पज़ है, तो ये एक बार देखेंगे, नीचे आएंगे तो उसका देखेंगे तो लगभग उसकी NPA बढ़े, ग्रॉस NPA और नेट NPA। नेट NPA अभी भी ज़्यादा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादा प्रोविजंस करने पड़े। तो इसका कैसे प्रूव, आपको पता चला कि उन्होंने क्या इसका मतलब इफेक्ट क्यों हुआ कि ये प्रॉफिट कम हुआ। तो ये कैसा देखना है, तो हम जाएंगे आपके पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है, वो जो एक्सचेंज को सबमिट करता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये फाइल, ये पूरा ये फाइल रहेगी। ये फाइल में हम जाएंगे, नीचे आएंगे तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में ये है एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स। तो इसमें आप देखेंगे तो वही से में इंटरेस्ट इनकम जो है, उसके बाद एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स और टोटल जो भी आपने इधर जो भी देखा, बस वही है। आपको डिटेल्स में देखना है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन आप नीचे आएंगे तो जो मेन है, क्यों उसके प्रॉफिट कम हो गए, तो आप इसमें यहाँ पे ऑप्शन है प्रोविडेंस अदर देन कंटिजेंस एंड रेफरेंसेस। तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने ये क्वार्टर में लगभग कितने किए, 14,000 करोड़ के प्रोविजंस किए ये क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में कितने किए थे, 3,000 करोड़ के प्रोविजंस, यानी कि 11,000 करोड़ के प्रोविजंस ये क्वार्टर में ज़्यादा किए, क्योंकि बैंक्स का NPA बढ़ रहा है था। और एज पर द RBI गाइडेंस, उसकी तो लगभग जितना भी बैंक का ग्रॉस NPA, उसके कंपैरिजन में 70% प्रोविजंस कवरेज रेशो होना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए बैंक्स ने ये क्वार्टर में 14,000 करोड़ के किया है। सपोज यही सेम इन्होंने 3,000, इधर भी 3,000 कर दे तो 10,000, मतलब कम प्रोविजंस करना पड़ता। तो 10,000 कम प्रोविजंस, यानी कि आप यहाँ पे 10,000 मान के लेके चलिए तो लगभग सेम ही प्रॉफिट, यानी कि 11 या 10,000 करोड़ रुपये का इधर प्रॉफिट दिख जाता। और अदर इनकम मार्क करेंगे तो ये लगभग 28,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन क्योंकि NPA की वजह से बैंक को प्रोविजंस ज़्यादा करने पड़े, इसलिए ये प्रॉफिट में कम आ गया। सेम ऐसे ही आप देखेंगे एक्सिस बैंक का, सेम वैसे ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, अ, नीचे क्वार्टर में आएंगे तो इनका भी क्या हुआ, सेम वही रीज़न है। उनको भी क्यों करने पड़ा। हम यहाँ पे जाएंगे, एक स्टैंडलोन में देखेंगे, आपको स्टैंडलोन में देख जाएगा कंसोलिडेटेड, मतलब उसका और की सब्सिडरी होगी, वो सब मिला के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स रहते हैं। और स्टैंडलोन मतलब ओनली फॉर बैंक्स का रिजल्ट्स, जिसमें जो बैंक्स जो फंक्शंस करे उसके जो रिजल्ट्स है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ग्रॉस NPA बढ़े, उसके बाद नेट NPA भी गया, और उसके लिए बैंक्स को भी प्रोविजंस करने पड़े। इसके पहले में वो वीडियो में भी मैंने इसका एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेके आप बताया था। और भी एक बार बताता हूँ कि कैसा उसमें भी मतलब उसका प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। ओके, ये जून क्वार्टर और ये मार्च क्वार्टर में, उसमें भी
प्रोविडेंस एंड अदर देन कंटेनेंस, इसमें बैंक ने कितना किए, 2500 करोड़ के प्रोविजंस ज़्यादा किया। तो वही रीज़न है, क्योंकि बैंक्स का जब भी आप बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको पहले बैंक्स का ये देखना चाहिए कि बैंक्स का एनपीए कितना बढ़ रहा है और बैंक्स प्रोविजंस कितना बढ़ रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट जाके स्क्रीनर में जाएंगे एक आसानी से इतना सारा कुछ ये नहीं देखेंगे, हाँ क्योंकि मार्जिन्स कम हुए, क्यों मार्जिन्स कम हुए वो नहीं पता। मार्जिन्स का तो उसके लिए आप देख सकते हैं बैंक्स का एनपीए क्या बढ़ रहा है, बैंक्स कितनी प्रोविजंस कर रही है, उसका प्रोविजंस कवरेज रेशो यानी पीसीआर क्या है। तो ये भी आप देखेंगे। वो कैसे देखते हैं मैं ये भी बताता हूँ। तो ये आपके सामने, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके। तो अभी एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के ये जो अभी जाएंगे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो जुलाई में जो पीपीटी है वो हर एक बैंक का पीपीटी मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बैंक सबमिट करते हैं। रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट होता है उसी टाइम ये पब्लिश कर देता है। तो वही इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा उसका ये। तो इसमें आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है लास्ट क्वार्टर में, और वो ईयर ऑन ईयर उसमें कितना ग्रोथ है, अदर इनकम क्या है, उसके बाद रिटर्न ऑन एवरेज एसेट कितने हैं, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। तो ये क्या है ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो हाँ, कासा डिपॉजिट्स कितना है और कासा रेशो क्या है। याद है कि जितना ज़्यादा कासा रेशो होगा उतना बैंक्स के लिए अच्छा है, यानी कि बैंक्स जितने भी फंड्स ले रही है मार्केट से वो लो इंटरेस्ट पे ले रही है। उसके बाद एडवांसेस क्या है उतना, यानी कि बैंक्स कितना लोन्स दे रही है, कारपोरेट में कितना लोन्स है, इससे स्मॉल फाइनेंस में और रिटेल में कितना लोन्स बांटा है और उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है ये भी दिया हुआ है। उसके बाद एनपीए देख रहे हैं 1.57 है लास्ट ईयर से कंपैरिजन में, और नेट एनपीए कितने वो दिया हुआ है। उसके बाद कैपिटल एडक्वेसी रेशियो, मतलब जितना ज़्यादा कैपिटल एडक्वेसी रेशियो होगा उतना बैंक्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप 100 रुपीज़ के कंपैरिजन में बैंक्स डिपॉजिटर अपने पास कितना रुपीज़ ये रख रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, यानी कि कैपिटल एडक्वेसी रेशियो। तो ये जितना बैंक्स का अच्छा होगा उतना अ, जितना कैपिटल एडक्वेसी अच्छा होगा उतना बैंक्स के लिए, मतलब बैंक्स फॉर सफिशिएंट है ये फॉर प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स मनी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, प्रोविजंस कवरेज रेशो ये देखिए, प्रोविजंस कवरेज यानी कि कितना है बैंक्स को लगभग एज पर आरबीआई गाइडेंस 70% प्रोविजंस होना चाहिए, 71% है। यानी कि सपोज इन केस ऑफ और भी एनपीएस बढ़ेंगे तो तो बैंक्स को और प्रोविजंस करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मार्जिन्स भी ये हो सकती है। उसके बाद कुछ के बाद ये पे जाएंगे तो ये कोटक बैंक्स के रिजल्ट्स हैं। कोटक बैंक्स के रिजल्ट्स पे हम फर्स्ट स्टार्टिंग से देख लेते हैं। उसके बाद बैंक्स के यहाँ पे आप देखेंगे ये कंसोलिडेटेड है, और ये बैंक्स के पैट कितना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्या है। जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स होगा अच्छा ज़्यादा उतना बैंक्स के लिए अच्छा होगा। कासा रेशो ये भी अच्छा है। टोटल एवरेज एडवांसेस, एवरेज डिपॉजिट्स कितना है, और नेट एनपीए। उसके बाद उनका कौन सा सब्सिडरी है, कोटक एएमसी और अदर है। हम अभी खाली बैंक्स का ही देख रहे हैं रिजल्ट्स क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका बाद रिटर्न ऑन असेट्स कितना है 2 पॉइंट, ये क्वार्टर में 2.03 एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर में बैंक्स के रिटर्न ऑन असेट्स कम से। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुई है। उसके बाद कैपिटल एडक्वेसी रेशियो ये क्वार्टर्स में बढ़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर में। तो सेम वही है। इसके बाद एक्सिस बैंक के और आईसीआईसीआई बैंक्स की भी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक पूरा रिजल्ट्स को देख के पूरा सॉर्ट किया, और एक आपके सामने एक एक्सेल दिख रही है, तो पूरा एक रिजल्ट्स का एक अच्छे से सॉर्ट में करके उसको मैंने एक साइड में रखा हुआ है। तो ये भी देख रहे हैं हमने टोटल डिपॉजिट्स, मतलब बैंक्स ने के पास कितना अपना पैसा कितने डिपॉजिट्स लिए है। तो ये आप देखेंगे कोटक बैंक्स के है, एचडीएफसी बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक्स, यानी कि कंपैरिजन करेंगे तो एचडीएफसी बैंक के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है। उसके बाद ग्रॉस एडवांसेस, मतलब बैंक्स ने मार्केट में कितने लोन्स बांटे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एनुअल एनुअल पूरा मतलब ईयरली भी दिया है बैंक्स ने,
और कुछ क्वार्टर भी हो सकता है, इसलिए कुछ नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, इसके बाद आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंस है। ये आप देखेंगे कोटक बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है, मैंने कि बैंक्स अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। उसके बाद कासा भी देखेंगे तो कासा भी इनका लगभग अच्छा है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक्स का, और उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कासा भी कम है। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड यानी क्या है कि बैंक जो है अलग अलग डिपॉजिट्स ले रहे हैं, मतलब यानी कि करंट अकाउंट्स के से फंड्स रहे, सेविंग फिक्स रहे और अदर कुछ भी, तो उसके लिए बैंक्स एवरेज कितना ये करे, इंटरेस्ट पे करे, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स में, यानी कि जितना कम होगा उतना बैंक्स के लिए अच्छा होगा। तो उसके हिसाब से HDFC बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कम है। उसके बाद NPA देखेंगे, सबसे कम NPA किसके है, तो यहाँ पे HDFC बैंक से, और ग्रॉस NPA में देखेंगे तो कोटक बैंक्स के नेट एनपीए अच्छा है। उसके बाद स्लिपेजेस यानी कि फ्रेश, मतलब ये क्वार्टर या पूरा ईयर वाइज और करंट ईयर में कितने स्लिपेजेस है, और ये इन फ्यूचर में ये स्लिपेजेस है वो NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा स्लिपेजेस है, यानी कि देखिए HDFC बैंक के 370 बिलियन स्लिपेजेस है, उन्होंने 62.5 बिलियन ऐड किए हैं, तो टोटल ये नंबर नहीं मिला मुझे इसका। उसके बाद है एक्सिस बैंक से ज़्यादा है 820 बिलियन, यानी कि सपोज नेक्स्ट क्वार्टर या अगले क्वार्टर में उनका और NPA देख सकता है, मतलब बढ़ सकता है। उसके बाद प्रोविजंस कवरेज रेशियो है, जैसे कि हमने आप भी देखा कि HDFC बैंक्स ने लगभग कितने किए 14,000 करोड़ के प्रोविजंस किए, उसके बाद भी उसका PCR 67% है, यानी कि अभी तक वो एज पर द गाइडेंस वो 70% अभी तक नहीं कर पाया, यानी कि और भी नेक्स्ट क्वार्टर में उसको और भी प्रोविजंस करना पड़ेगा, उसके लिए और भी ये बैंक्स 14-15,000 करोड़ का प्रोविजंस कर सकती है। इसमें देखेंगे तो कोटक बैंक से 77% है, 75% ICICI बैंक से, और 71% एक्सिस बैंक है, यानी कि कंपेरिजन करेंगे तो कोटक और ICICI बैंक से प्रोविजंस अच्छे हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट में देखेंगे तो ICICI बैंक के रिटर्न ऑन एसेट अच्छे हैं, कोटक बैंक से भी रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है। और उसके बाद नीचे आएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी उतना बैंक्स के लिए अच्छा है। ICICI बैंक से एनालाइज में है 17% है, इसका भी HDFC का भी अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी। कॉस्ट टू इनकम रेशो, कॉस्ट टू इनकम मनी यानी कि क्या है कि बैंक्स का 1 रुपीज़ ये करने के लिए अर्न करने के लिए कितने पैसे ये करिए, मतलब इन्वेस्ट करने, एक ऐसे देखेंगे तो जाए तो जितना कम कॉस्ट टू इनकम रेशो होगा उतना बैंक्स के लिए अच्छा होगा। इसमें देखेंगे तो 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए कोटक बैंक 46 पैसे ये कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है। उसकी संख्या HDFC बैंक 40 पैसे 37 पैसे ये की है। एक्सिस बैंक्स का उन्होंने डायरेक्ट कुछ दिया नहीं था उसमें। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जैसे कि हमने देखा कि बैंक्स के इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट मैंने फंड्स प्रोटेक्ट करने के लिए कितने अपना पैसा रख रही है। और नेक्स्ट है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी क्या है कि सपोज इन केस ऑफ बैंक्स के पास कोई इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी में बैंक्स को लगभग 30 डेज को सरवाइव करने के लिए कितने परसेंट कितना पैसा है, यानी कि वो एक बैंक्स एज्यूम करेगी कि XYZ, उसके हिसाब से 124%, यानी एज पर द गाइडेंस RBI के हिसाब से 100% लिक्विडिटी कवरेज रेशो होना ही चाहिए, उससे ऊपर है यानी कि बैंक्स सेफ है। और वो कोटक बैंक्स और ICICI बैंक का लिक्विडिटी कवरेज दिया नहीं था। तो यही था, एक सिंपल सा हमने एक देखा कि जितने भी रेशियोज है उसके कंपैरिजन किए, जितना भी आपके सामने जो भी बताया ये अच्छा है, यानी कि बैंक्स के लिए आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना भी कुछ रिसर्च करिए और इसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो पूरा आप उसको पूरा रिसर्च करके ही आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपका खुद का डिसीजन लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया कुछ टॉपिक्स लेके साथ।